नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिनों के दौरे पर हैं और वह सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। मंगलवार को पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। यहां वह रूस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज यहां अकेले नहीं आया हूं, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मैंने शपथ ली थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और इस सरकार में 3 का अंक छाया हुआ है। हमें 3 गुनी रफ्तार से काम करना है। हमारा लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो देशवासियों की शुभकामनाएं साथ है पीएम मोदी के। ये बड़ी बातें पीएम मोदी के द्वारा कही गई है। मॉस्को में 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत प्रतीक्षित रूस यात्रा का आगाज हो चुका है। भारत और रूस के बीच रिश्ते नए आयाम गढ़ने जा रहा है। यानी कि भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात का क्या है बड़े मायने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस के सर्द मौसम में रिश्तों की ये नई गर्मी है। ये खड़ी ऑल वेदर फ्रेंड से मुलाकात की है। टेस्टेड एंड ओके रिलेशनशिप का ये नया चैप्टर है। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित यात्रा का आगाज हो चुका है। सैनिक सलामी है, रेड कारपेट वेलकम है। 2 मजबूत देशों के 2 मजबूत नेताओं का महामिलन है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एयरपोर्ट पर ही रिसेप्शन का इंतजाम किया गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मेल का नमूना देखिए। रूसी में तिरंगा पूरे आन बान शान से लहरा रहा है। इस्तकबाल हो तो ऐसा, स्वागत हो तो ऐसा, दशकों पुरानी दोस्ती नया परवाज भर रही है। ये यात्रा कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे चरण में द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी ने सबसे पहले रूस को चुना। दौरा 2 दिनों का है, 8 और 9 जुलाई। लेकिन इस दौरान भारत और रूस के बीच कई नई लकीरें खींची जानी हैं। कई नए समझौते हो सकते हैं। कई बड़े मुद्दों पर आपसी समझ साफ हो सकती है। कई रुके और मंद पड़े सौदे गति पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात के क्या हैं बड़े मायने। मायने का मतलब समझने से पहले इस वक्त भारत और रूस की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। रूस कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता से लैस हैं। सबसे पहले चर्चा उन मुद्दों की जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। पहला मुद्दा है दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में $57 अरब तक पहुंच गया है। रूस अब चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात साझेदार भी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के साथ व्यापार घाटा भी चीन के साथ सबसे उच्च स्तर पर है। दूसरा मुद्दा है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस भारत के लिए कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर रूस भारत के लिए इस लिहाज से बहुत काम का है। तीसरा मुद्दा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई का। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है।
क्योंकि भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत संघ द्वारा दिए गए थे। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 2004 में रूस से प्राप्त किया गया था, जो इन संबंधों की मजबूती का प्रमाण है। लिहाजा मोदी पुतिन की मुलाकात में इस 400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। अस्ताना में हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ और जोरदार तरीके से इसे उठाया था। अब बताया जा रहा है कि खुद पीएम मोदी पुतिन के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने इस 400 मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। रूस ने अभी तक केवल 3 ही भारत को दिए हैं और बाकी इस 400 सिस्टम साल 2025 में देने की बात कह रहा है। यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसे होने की वजह से इसकी आपूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत को इस 400 की सख्त जरूरत है, लेकिन रूस इसे नहीं दे पा रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस 400 के भारत में को प्रोडक्शन और मरम्मत की सुविधा को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच भारत में ही इसे रिपेयर करने के लिए एक समझौते पर सहमति बन गई है। भारत में इसके उपकरण भी बन सकते हैं। भारत चाहता है कि उसे इसके रिपेयर में आत्मनिर्भरता रहे। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके जमीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, सुखोई 30 और MiG-29 विमानों के वेरिएंट अहम भूमिका रखते हैं। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यही नहीं, भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां सोवियत डिजाइन की हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से भी परहेज किया है। ये नीति भारत को अपने विदेश नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती है, बिना किसी पक्ष को नाराज किए। मोदी पुतिन मुलाकात, चीन की जलन। रूस और भारत के संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच की दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। ये तथ्य है कि रूस चीन के करीब आ रहा है। रूस को चीन की जरूरत भी है, लेकिन इसी के साथ रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति मॉस्को के बाहरी इलाके में अपने ढांचा यानी हॉलिडे होम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घर में प्राइवेट डिनर पर पीएम मोदी की मेजबानी कर रहे हैं। और फ्रांस में लेफ्ट राइट युद्ध शुरू है, क्योंकि फ्रांस की सड़कों पर हिंसा और आगजनी हो रही है। फ्रांस की सड़कों पर हो रही हिंसा ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। चुनाव नतीजों को लेकर पब्लिक का गुस्सा इस कदर भड़का है कि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर आगजनी, गुस्से से भड़की हुई पब्लिक, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। ये हाल है दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक फ्रांस का, और इन तस्वीरों के पीछे है वहां की राजनीतिक हालात, जो वहां हुए चुनाव के बाद अचानक बदल गए। फ्रांस में पब्लिक इतने गुस्से में है कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगी।
लोगों ने हंगामा किया, सड़कों पर हर तरफ आगजनी होने लगी। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। चुनाव नतीजों के बाद कुछ ही देर में फ्रांस की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर था, धुआं ही धुआं था। आखिर यूक्रेन के युद्ध और गाजा में चल रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत के बीच फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस क्यों जलने लगा? फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा देश है, वहां इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक हलचल हो रही है। ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया है। फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा सिर्फ 163 सीटें ही जीत पाई, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली है। तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन सरकार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नतीजे जैसे ही आए, फ्रांस में हिंसा भड़क उठी। फ्रांस के स्थानीय मीडिया के मुताबिक वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में हिंसा भड़क गई। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर आग लगाते और उपद्रव करते हुए देखा गया। हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस को तैनात कर दिया गया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि हालात गंभीर हैं। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं। झड़पों के बीच कई जगह पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। चुनाव के नतीजे आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन गैब्रियल अट्टल तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कोई और फ्रांस का पीएम नहीं बन जाता। गैब्रियल अट्टल ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है। आखिर ये सब क्यों हुआ, अब वो सुनिए। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली यानी एनआर के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने सेंट्रल पेरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोग घायल हैं। दरअसल जब 30 जून को देश में आम चुनाव हुए थे तो दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली एनआर को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले, जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो ठीक इसका उल्टा हो गया। अब एक बार फिर देखिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कुल 577 सीटों में से एनएफपी यानी वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा को 163 सीटें मिली। दक्षिणपंथी नेशनल रैली एनआर गठबंधन को 143 सीटें ही मिली, जिसको कुल 35.15% वोट मिले थे। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वामपंथी गठबंधन में सबसे बड़े समूह का नेतृत्व जीन ल्यूक मेलेंचन कर रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे बनेगी सरकार। फ्रांस में कई कम्युनिस्ट पार्टियां अनबोर्ड, एलएफआई, सोशलिस्ट, ग्रीन्स और कम्युनिस्ट ने मिलकर एक नया अलायंस तैयार किया है, न्यू पॉपुलर फ्रंट, और यही गठबंधन चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अभी भी ये गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 107 सीटें दूर है। राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है और तीसरी पार्टी है एनआर, जो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। ऐसे में अगर न्यू पॉपुलर फ्रंट सरकार बनाने के लिए आगे भी बढ़ता है तो एनआर पार्टी का समर्थन उसे मिलने से रहा। ऐसे में फिर मैक्रों की पार्टी का बड़ा रोल होगा। लेकिन मामला यहां भी फंसा हुआ है, क्योंकि इजरायल हमास युद्ध को लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट में कई मतभेद हैं।
कम्युनिस्ट पार्टियां इजरायल के गाजा पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ हैं, जबकि नाटो देश होने के नाते फ्रांस खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। इसलिए एक देश के नाते फ्रांस अब चौराहे पर खड़ा है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि मैक्रों का दांव उल्टा पड़ गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? फ्रांस में इस चुनाव से पहले भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। सरकार का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों ने संसद भंग कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन की सरकार होने की वजह से कुछ बिल पास कराने में काफी दिक्कत हो रही थी। हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें बाकी दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सरकार को भंग कर दिया था ताकि पूर्ण बहुमत हासिल किया जा सके। लेकिन चुनाव के नतीजों से मैक्रों खुद के दांव से ही चित होते दिख रहे हैं। क्या फ्रांस की वामपंथी पार्टियों के बीच भी बंटवारा हो गया है? पिछले कुछ महीनों से फ्रांस में वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियों में विभाजन देखने को मिला है, खासकर 7 अक्टूबर के बाद इजरायल पर हमास के हमले के बाद। फ्रांस अनबोर्ड की दूसरी उदारवादी वामपंथियों द्वारा संघर्ष पर उसके रुख के लिए तीखी आलोचना की गई है। कट्टर वामपंथी नेताओं ने हमास के साथ इजरायल के युद्ध की कड़ी निंदा की है और उस पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। उन पर यहूदी विरोधी होने के आरोप लगे हैं, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया है। और चलिए अब बात हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। जी हां, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। और यह भी बताया गया है रिपोर्ट में क्या क्या निकल के बातें आई हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते चले। रिपोर्ट में कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं है, लेकिन गहन जांच की जरूरत जरूर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आयोजकों की लापरवाही से हाथरस हादसा हुआ, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। ये सारी बातें रिपोर्ट की थी, जो एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई और जिसके बाद बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई इस बात की। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी हैं। तो ये तमाम बातें रिपोर्ट पर आई हैं, जो एसआईटी गठित की गई थी, जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई थी। अब रिपोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, सीओ, तहसीलदार समेत तमाम लोगों पर एक्शन लिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बोला गया है कि साजिश से इनकार नहीं है, लेकिन गहन जांच की विशेष तरीके से जरूरत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस से जुड़े कांड की बता रहे हैं। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। और अब बात जम्मू कश्मीर के कठुआ की कर लेते हैं, जहां कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाशी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, 3 की हालत गंभीर है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल सभी लोग शामिल हैं। वहीं हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने दिख रही गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। और वहीं जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जैश ने ओवरग्राउंड वर्कअप प्लान तैयार किया है, बनाया था।
खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्करों को एक्टिव करने का फरमान दिया गया था। जाश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने बहावलपुर में बैठक बुलाई थी, जिसमें आईएसआई के अफसर भी मौजूद थे। साउथ पीर पंजाल यानी कि जम्मू का इलाका, यहां जैश के आतंकी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, अब भारतीय सेना के पलटवार के डर से एलओसी और आईबी पर पाकिस्तान का हाई अलर्ट जारी है। और वहीं हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया है और पाकिस्तान को चेताया। उन्होंने कहा, ऐसे हमले पाकिस्तान में तबाही लगाएंगे। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। और वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कठुआ आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में शांति के दावों को खोखला करार दिया। जिस तरह की वारदातें पिछले चंद दिनों से हो रही हैं, खासकर इसके चुनाव के बाद, ये समय से परे हैं। लोगों में गुस्सा है, ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने सभी आरोपों के जवाब में एक बार फिर अपनी सरकार के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इस कोल्ड वार से लड़ने के लिए पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस लड़ाई में वो प्रयास करता रहता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। और वहीं उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। दरअसल लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद भी हो गया और किसी के हताहत होने की फिलहाल लैंडस्लाइड से खबर नहीं है। ये गनीमत रही। पहाड़ गिरने की डरावनी तस्वीर भी सामने आई है, वो तस्वीर आपको हम जल्द दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के चमोली की यह तस्वीर, जहां पर कोई लोग तो नहीं थे, लेकिन कैसे अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे हाईवे पर गिरा। आप सोचिए कि यहां पर, क्योंकि चमोली पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, अगर यहां पर कोई भी वाहन, कोई भी लोग होते तो उनकी जान शायद ही बच पाती। लेकिन फिलहाल गनीमत यही रही कि जैसे ही लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा टूट के जैसे ही हाईवे से निकल के नीचे गिरा खाई में, वैसे ही वहां पर कुछ पशु जरूर थे, जानवर जो भागे, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल इस लैंडस्लाइड से दहशत का माहौल जरूर है। और वहीं मध्य प्रदेश के कटनी के बड़बारा में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश होने से क्षेत्र के नदी नीले उफान पर आ गए हैं, लेकिन कुछ गांवों के ग्रामीण नदी नालों को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाल ही में गुड़ादेवरी महानदी घाट में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर महानदी को पार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल ना होने के कारण बड़बारा कटनी मुख्यालय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। मजबूरन यहां के ग्रामीण और स्कूली उफनती हुई नदी को पार करते हैं। और वहीं स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति से भी मुक्त होगा। जी हां, जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन ने एक नई रणनीति बनाई है। क्या है ये रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। भीख मांगा तो खैर नहीं, भीख दिया तो भी खैर नहीं। भिक्षावृत्ति पर सख्त एक्शन। भिक्षावृत्ति देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। कई बार भिक्षा मांगना एक धंधा बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर, चौक चौराहे पर तमाम लोग भीख मांगते दिख जाते हैं।
किसी भी सभ्य समाज के लिए ये ठीक नहीं है। भिक्षावृत्ति का नेटवर्क भी चलता है और धंधा इतना चोखा कि कुछ लोग इसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई है। भिक्षा मांगने वालों पर पहले भी प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। धारा 188 के तहत कलेक्टर ने प्रशासन को भिक्षा देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि जो नॉर्मल ऐसी जगहें थी जहाँ पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1973 से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू है। भीख मांगना दंडनीय अपराध है। भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। इंदौर और उज्जैन में ये प्रावधान लागू है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सजा। इंदौर की देश में पहचान है स्वच्छता के लिए। लगातार 7वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। ऐसे में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही इंदौर दूसरी कवायद भी कर रहा है ताकि शहर का मान दुनिया के नक्शे पर बढ़े। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना ही, और आगे जरूर देखिए म्हारो राजस्थान।